हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यानी कि जो ब्रिटेन जो इलाका है वहां की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आती है हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में या भारतीय सभ्यता में और यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करती है, यानी कि बिजनेस करना। कि वो कंपनी यहाँ हिंदुस्तान से अलग अलग तरह की चीजें खरीदती थी और जाती थी बेचती थी यूरोप के मार्केट्स में, और इस तरीके से वो कंपनी पैसा कमाती थी। और ये ट्रेड करने का सिलसिला शुरू हुआ 1600s के टाइम पे। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होती चली जाती है और 1750s का टाइम आते आते तक ये कंपनी यहाँ हमारे हिंदुस्तान में अपनी एक आर्मी बना लेती है। और इसके बाद हमारे इंडियन सिविलाइजेशन में जितने भी अलग अलग साम्राज्य थे उन सब अलग अलग साम्राज्यों से ये एक एक करके लड़ना शुरू करती है, उनको हराना शुरू करती है, उनके इलाकों में कब्जा करते चली जाती है। और एक वक्त आता है 1850s के आसपास जब ये ब्रिटेन की एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी हमारी पूरी इंडियन सिविलाइजेशन और आसपास के इलाकों में राज करने लगती है। वो यहाँ अपने पूरे सिस्टम्स बना लेती है, अपनी सरकार बना लेती है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में हम हिस्ट्री के जिस फेज के बारे में डिस्कस करेंगे वो फेज शुरू होता है 1600s के टाइम पे और चलता है करीब 1850s तक। ये वो टाइम है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में ट्रेड करना शुरू करती है और फिर यहाँ राज करने लग जाती है। लेकिन अब इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, पहले ये जानना जरूरी है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल में थी क्या, और ऐसी कौन सी चीज थी जो इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ताकतवर बनाती थी कि एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े साम्राज्यों को हराते हुए चली गई और उन पे राज करने लगी। और ये क्या चक्कर क्या चल रहा था दुनिया में कि जितने भी यूरोपियन देश हैं, सारे यूरोपियन देशों की अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी। वो सारी ईस्ट इंडिया कंपनीज हमारे हिंदुस्तान में भी आई थी और आपस में लड़ाई करती रहती थी यहाँ ट्रेड करने के लिए। तो ये हो क्या रहा था दुनिया में, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी है, जब आप इस पूरी कहानी को जानेंगे तो फिर आपको रियलाइज होना शुरू होगा कि दरअसल में ये जो दुनिया हमें नजर आती है, ये जो अलग अलग हमें देश नजर आते हैं, जो अलग अलग में सिस्टम्स नजर आते हैं, ये दरअसल बनना कैसे शुरू हुए और किस तरीके से इन यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने शेप दिया इस पूरी दुनिया को। और इस पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है वो चीजें जो हमारे हिंदुस्तान में हो रही थी। तो उन चीजों को समझने के लिए भी आपको पहले इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी कहानी जाननी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में आई थी यहाँ बिजनेस करने के लिए, कि वो यहाँ से अलग अलग तरह के मसाले खरीदती थी, अलग अलग तरह के कपड़े खरीदती थी जिनमें कारीगरी का काम होता था, या रंग बिरंगे कपड़े जो होते थे, चाहे वो कॉटन के कपड़े हों, चाहे वो रेशम के कपड़े हों। इसके अलावा नमक, चीनी, सॉल्ट पेट्रे, ऐसी बहुत तरह की चीज़ें वो खरीदती थी यहाँ हमारी इंडियन सिविलाइजेशन से और इनको बेचती थी यूरोप के मार्केट्स में। इस तरीके से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पैसे कमाती थी। फिर वक्त आगे बढ़ता है, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी इंडियन सिविलाइजेशन में यहीं की अपनी एक आर्मी बना लेती है और उस आर्मी की मदद से वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी हमारी ही इंडियन सिविलाइजेशन के अलग अलग साम्राज्यों से लड़ती है, उन सब को हराती है और पूरी इंडियन सिविलाइजेशन पे राज करने लग जाती है। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करी जाए तो इसने सिर्फ हमारी इंडियन सिविलाइजेशन पे राज नहीं किया, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा है सदियों तक। और इसके अलावा यूरोप के जो अलग अलग देश थे उनकी जो अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, जैसे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इन अलग अलग कंपनीज को अगर आप देखें तो तकरीबन पूरी दुनिया में इन ईस्ट इंडिया कंपनीज का राज रहा है। या तो फिर इन्होंने डायरेक्टली राज किया है और हर चीज का फायदा उठाया है, या तो फिर इन्होंने इनडायरेक्टली अलग अलग जगहों से उन जगहों से फायदा उठाया है। लेकिन
इनके निशान पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ यूरोप में कि यूरोप से लोग निकलते हैं बाहर और वो पूरी दुनिया की खोज करते हैं। अब पूरी दुनिया की खोज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया थी नहीं और इन्होंने दुनिया को ढूंढ के निकाला है। जब ये बात कही जाती है कि दुनिया की खोज करी, इसका मतलब कि उन्होंने वर्ल्ड मैप बनाया। इन यूरोपियंस के बताने से पहले किसी को आइडिया नहीं था कि नॉर्थ अमेरिका जैसा इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका जैसा कोई इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया जैसी कोई जगह है। इन यूरोपियंस ने अपनी जगहों से निकले और पूरी दुनिया की खाक छानी और पूरा वर्ल्ड मैप बनाया। अगर पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी जमीन का टुकड़ा है तो इन यूरोपियंस ने ढूंढ निकाला और मैप पे उसे लोकेट किया कि ये जगह कहाँ पे है एग्जैक्टली। तो ये यूरोपियंस पूरी दुनिया में बाहर निकले, इन्होंने दुनिया भर में पूरी जगहों की खोज करी। जहां जहां भी गए ये उन्होंने उन जगहों को कॉन्कर किया। उन जगहों में अगर लोग थोड़े से कम डेवलप्ड हैं कि वो तलवार और भालों से लड़ाई कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे लड़ाई करी उनसे, उनको हराया और उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया। और अगर वो जिन जगहों में पहुंचे हैं और वहां पे सोसाइटीज अच्छी खासी डेवलप हो चुकी हैं, अच्छी खासी आर्मी है उनकी, तो एग्जैक्टली उस टाइम पे लड़ाई नहीं करी, उन्होंने इंतजार किया है कि वो खुद को मजबूत करें और सही टाइम आने पे लड़ाई करें और फिर कब्जा करें उन इलाकों पे। और इसके बाद उन्होंने अलग अलग जितने स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशंस थे उन सब के साम्राज्यों को हराया है और पूरी दुनिया का इस्तेमाल किया है इन यूरोपियंस ने। जहां जहां भी खदानें थी, चाहे सोने चांदी की खदानें, चाहे अलग अलग मिनरल्स की खदानें, उन खदानों का इस्तेमाल किया है। पूरी दुनिया में जितने भी अलग अलग इलाकों में जमीनें हैं, उन खेतों का इस्तेमाल किया है कि वहां पे क्या चीजें उग सकती हैं, हमें जिन चीजों की जरूरत है उन्हें उगाया जाए। और पूरी दुनिया से चीजों का इस्तेमाल किया है। और जो हम आज के टाइम में जो अलग अलग देश देखते हैं कि ये देश है वो देश है, इन लकीरों को बना के इन जगहों को वाकई में एक देश बनाने का काम वो इन यूरोपियंस की कारस्तानी रहा है। और आज भी दुनिया के जितने सिस्टम्स हम यूज करते हैं ये सब इन यूरोपियंस ने बनाए। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ यूरोप में जो यूरोप के लोग इतना कुछ कर पाए। और एक और सवाल उठता है कि ऐसी चीजें सिर्फ यूरोप में क्यों हुई। ऐसा भी तो हो सकता था कि अफ्रीका से लोग निकलते और पूरी दुनिया पे राज करते और पूरी दुनिया के सिस्टम्स अफ्रीका के लोग बनाते। ऐसा भी हो सकता था कि हम हिंदुस्तान से लोग बाहर निकलते, पूरी दुनिया पे राज करते। ये यूरोप में क्यों हुआ कि यूरोप से ही लोग निकल के पूरी दुनिया में गए और उन्होंने राज किया। और इन यूरोपियंस ने इंसानियत के इतिहास में पहली बार एक ग्लोबल एम्पायर बनाया, यानी कि समंदरों को पार करके जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स में उनका राज था। अगर लंदन में कोई फैसला लिया जाएगा तो उस फैसले की दस्तक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया हर जगह होगी। उस जमाने में सोचिए एक ग्लोबल एम्पायर कि अगर लंदन किसी देश से लड़ाई करता है तो लंदन की जो सेना बनेगी उस सेना में अमेरिका के भी लोग होंगे, अफ्रीका के भी लोग होंगे, हिंदुस्तान के भी होंगे और ऑस्ट्रेलिया के भी होंगे। तो इन यूरोपियंस ने पहली बार एक ग्लोबल एम्पायर बनाया और दुनिया को, जो आइसोलेटेड कल्चर्स की दुनिया थी, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के लोगों को आइडिया ही नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, और बाकी दुनिया में अगर कुछ हो भी रहा है तो उस चीज का असर नॉर्थ अमेरिका में नहीं पड़ रहा है। तो दुनिया पहले आइसोलेटेड कल्चर्स की थी। ऐसे आइसोलेटेड कल्चर्स की दुनिया को एक सिंगल इंटीग्रेटेड सोसाइटी में चेंज किया इन यूरोपियंस ने। अब सिंगल इंटीग्रेटेड सोसाइटी किस तरीके से, ग्लोबल नेटवर्क्स, चाहे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए कि महाराष्ट्र का किसान कपास उगाएगा, बिहार का किसान डाई या नील उगाएगा, इन चीजों को लेके जाया जाएगा लंदन के किसी मिल में। वहां पे जो शर्ट बनेगी उस शर्ट को क्या पता कोई ऑस्ट्रेलिया का आदमी पहन रहा है। चाहे अलग अलग सिस्टम्स के सेंस में कि बैंक बंद हो रहे हैं अमेरिका में, जिसकी वजह से नौकरियां जा रही हैं यूरोप में, और जिसकी वजह से सामान की कीमतें हमारे हिंदुस्तान में बढ़ रही हैं। तो ये ग्लोबल नेटवर्क्स बनने शुरू हुए इन यूरोपियंस की वजह से। चाहे न्यूज़ के सेंस में
कभी ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान की खबर कहीं अमेरिका में जा रही है और अमेरिका के लोग इंस्पायर हो रहे हैं। ये यहाँ पे होना शुरू हुआ कि गांधी यहाँ हिंदुस्तान में मूवमेंट करते थे और दस्तक पूरी दुनिया में सुनाई देती थी कि ये देखिए हिंदुस्तान में गांधी ऐसे अनपढ़ों के देश में इतना बड़ा मास मूवमेंट लीड कर रहे हैं, वो भी माइटी ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ। इसके बाद चाहे आइडियाज के सेंस में, यानी कि रेवोल्यूशन होता था फ्रांस में या रेवोल्यूशन होता था रशिया में, और उन आइडियाज वो आइडियाज पहुंचते थे हमारे हिंदुस्तान में, और यहाँ भगत सिंह, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लोगों को इंस्पायर करते थे ऐसे आइडियाज। चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, इसके बाद आगे चल के यूएनओ बना, चाहे पूरी दुनिया की इकोनॉमी एक ही सिस्टम से जुड़ी हुई है, इस तरीके से ग्लोबल नेटवर्क्स बनाए इन यूरोपियंस ने, और इन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया है, पूरी दुनिया को शेप दिया है। और ये चीज़ होना शुरू हुई 1500s के आसपास से। 1500s में ये चीज़ शुरू हुई यूरोपियन इंपीरियलिज्म, कि यूरोप के लोग बाहर निकलते हैं, यूरोप से अलग अलग इलाकों में जाके वहाँ कब्जा करना शुरू करते हैं, और अगले 200-300 सालों में इन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया में या तो फिर डायरेक्टली राज किया या तो फिर इनडायरेक्टली फ़ायदा उठाया है। और इसके बाद राज करने के बाद 200-300 साल पूरी दुनिया के सोशल सिस्टम्स, पॉलिटिकल सिस्टम्स तोड़ने के बाद, पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों को गरीब बनाने के बाद, उनका यूज़ करके खुद को अमीर बनाने के बाद, खुद को ताकतवर बनाने के बाद 1960s के टाइम पे ये अचानक से सारे देशों से निकलते हैं। जितने भी देश थे, अब उन देशों का यूज़ किया है, उन देशों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और उन देशों पे राज कर पाए। इस वजह से वहाँ के जितने भी अलग अलग तरह के लोग हैं उनको आपस में लड़वाया है 200-300 साल, और इसके बाद अचानक से निकल गए उन देशों से कि और लड़ने मरने कटने के लिए छोड़ दिया, उन देशों को छोड़ दिया डिक्टेटर्स के हाथ में, जिससे कि ये लोग आगे चल के उस जो दुनिया हमें दिखाई देती कि आज़ाद दुनिया है, उस आज़ाद दुनिया में भी पूरा फ़ायदा उठा सकें ये लोग। और आज की जो दुनिया है, जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, हम आज एक अमेरिकन एम्पायर में रहते हैं, अमेरिकन साम्राज्य। और ये अमेरिकन साम्राज्य अमेरिका के आम लोगों का नहीं है। ऐसा नहीं कि अमेरिका के आम लोगों को फ़ायदा हो रहा है, वो भी उतना ही गरीबी में है, वो भी उतना ही झेल रहे हैं। अमेरिका के जो एलाइट्स हैं आज के टाइम में, उनका साम्राज्य है कि कोई भी देश अपने रिसोर्सेज को नेशनलाइज करता है या कुछ इनके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को मानने से इनकार कर देता है, तो ये लोग बॉम्ब करते हैं, अलग अलग देशों में कू कर देते हैं, उनकी सरकारें हटा देते हैं। तो आज की दुनिया एक अमेरिकन एम्पायर है, और आज के जो रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, यानी कि वो कुछ चुनिंदा मुट्ठी भर लोग जिनके पास पूरी दुनिया में ज़्यादातर पैसा उनके पास है, वो जो रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, जो इनके पास इकोनॉमिक सिस्टम्स की चाबी है, जो ये डिसाइड करते हैं कि देश की इकोनॉमी बढ़ानी चाहिए कि कम करनी चाहिए, दुनिया की इकोनॉमी को बैलेंस करना, ये रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड, इनमें 90% से ज़्यादा लोग इन यूरोपियन एंसेस्ट्री से आते हैं। और इन यूरोपियंस ने पूरी दुनिया में राज किया। इस चीज़ के निशान आप हर जगह देख सकते हैं पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में आज के टाइम में कॉरपोरेट, जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस हैं, वो काम करती हैं, उनके काम करने का तरीका वही है। पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम एक जैसा है। दो देश आपस में भले ही कितना लड़ लें, आपस में भले एक दूसरे को दुश्मन बनाएं, लेकिन वो एक ही बैंक से पैसा लेंगे। वो एक ही बैंक है जो इनको भी लोन देगा, वो एक ही बैंक है जो इनको भी लोन देगा। पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम एक ही है। जो शेयर मार्केट हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, वो इन यूरोपियंस की लेगेसी है। इसके बाद जो मॉडर्न वेपन्स हैं, इसके बाद चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, मॉडर्न मेडिसिन की बात कर लीजिए, ये जो ख्याल है कि देश एक मॉडर्न डेमोक्रेसी होना चाहिए, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा, इन सब जगहों पे आप इन यूरोपियंस के निशान देख सकते हैं। इसके बाद जो दुनिया में अलग अलग आपको कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाई देंगे कि अलग अलग देशों में जो सिविल वॉर्स हो रही हैं, लोग डेमोक्रेसी के लिए डिमांड कर रहे हैं, आपस में देश लड़ रहे हैं, तो आप किसी भी देश का कॉन्फ्लिक्ट उठा लीजिए और उसका इतिहास देखिए, तो वो इतिहास जुड़ जाएगा इन यूरोपियन से कहीं ना कहीं। तो पूरी दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आज के टाइम में, वो कहीं ना कहीं इन यूरोपियंस की कारस्तानी है। इसके बाद
जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, ये ख्याल भी ये यूरोपियंस की लेगेसी है। तो ये तो ख्यालों की बात हो गई। अब चाहे प्रोडक्ट्स की बात कर लें तो किसी भी प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको इन यूरोपियंस की लेगेसी देख सकती है। जैसे कि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं और जो आप मेरे वीडियोस देखते हैं, इन वीडियोस को बनाने के लिए मैं जिस प्रोजेक्टर का यूज़ करता हूं, ये प्रोजेक्टर की टेक्नोलॉजी, मैं जिस कैमरे का यूज़ करता हूं, इस कैमरे की टेक्नोलॉजी, ये कंपनी, इस कंपनी के जो एंसेस्ट्रल ओरिजिन्स हैं, इसके बाद मैं जिस लैपटॉप का यूज़ करता हूं, मैं जिस एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूं, हर चीज़ में आपको इन यूरोपियंस की लेगेसी मिल जाएगी। इसके बाद पूरी दुनिया को चाय पीना, कॉफ़ी पीना इन यूरोपियंस ने सिखाया है कि आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए, ये तरीका है समाज का। टोबैको का यूज़ पूरी दुनिया को करना सिखाया, मतलब पहले भी होता था लेकिन बहुत कम स्केल में होता था, कमर्शियल स्केल में इन यूरोपियंस की लेगेसी है। पूरी दुनिया को कोला, जो कोला सीड्स होते हैं अफ्रीका के, उन चीज़ को कैसे बेचा जा सकता है कि पूरी दुनिया खरीदे और हमें पैसा मिले। तो इन्होंने पूरी दुनिया को ये चीज़ सिखाई कि आप इस तरीके से कोल्ड ड्रिंक्स पी सकते हैं और ये आपकी ज़िंदगियां बेहतर कर देगा। ये सब यूरोपियंस के काम है। ड्रग्स को सिंथेसाइज करना, ड्रग्स को बेचना, ये सब इन यूरोपियंस के काम रहे हैं। और बहुत एक छिपी हुई सच्चाई है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल, जो आज तक जो सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल, वो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रही है। इसके बाद हम जो ड्रेस पहनते हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, जो शर्ट पैंट और ये सब चीज़ें, ये भी इन ब्रिटिशर्स की लेगेसी है। जो हम इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो पूरी दुनिया को आज के टाइम में जोड़ती है, ये इन यूरोपियंस की लेगेसी है। ग्लोबल फूड, एक जगह का खाना दूसरी जगह मिलता है, चाहे वो ग्लोबल थॉट हो, जो सिनेमा है, या इसके अलावा चाहे जो क्रिकेट है, हर टाइम पे जो ओलंपिक्स होते हैं। इसके बाद डॉलर, पूरी दुनिया की करेंसीज इस डॉलर से जुड़ी हैं। और दो देश आपस में भले कितना लड़ ले, दोनों देशों का भगवान ये अमेरिकन डॉलर है। हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वाला कैलेंडर, ये भी इन यूरोपियंस की लेगेसी है। और ग्रीनविच टाइम, जो वक्त हम फॉलो करते हैं कि वक्त क्या हो रहा है, ये भी इन यूरोपियंस के टाइम से सिंक्ड है। तो इस तरीके से इन यूरोपियंस की लेगेसी आप हर जगह देख सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15th सेंचुरी में। और 15th सेंचुरी में जो दुनिया थी, पहले इस दुनिया के बारे में जानते हैं। उस जमाने में दुनिया बेसिकली दो हिस्सों में थी और दोनों हिस्से एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। एक तरफ था नॉर्थ और साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन जगहों के बारे में बाकी दुनिया नहीं जानती थी और बाकी दुनिया के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। और क्योंकि ये लोग आइसोलेटेड कल्चर्स रहे, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आप देखें तो चारों तरफ समंदर है, तो कौन इनके पास आएगा और किसके पास ये लोग जा पाएंगे। तो इस वजह से ये ट्राइबल कल्चर्स रह गए, इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया। नो डाउट सोसाइटीज़ डेवलप कर गई, जो ह्यूमन रिलेशंस वाली जो चीज़ें होती हैं, साम्राज्य बन गए, लेकिन टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ये थोड़े से कमज़ोर रह गए। और इंसानों की बात ये है कि कौन आगे है कौन पीछे है, ये डिपेंड करेगा किसके पास ताकत कितनी है। और ताकत आती है टेक्नोलॉजी, साइंस या ख्यालों से। उन चीज़ों में थोड़ा सा पीछे रह गए। इसके बाद ये तो अननोन वर्ल्ड था। जो नोन वर्ल्ड है, जो लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं, उनकी अगर बात करें तो एशिया अच्छा खासा डेवलप था। इंडिया और चाइना अच्छे खासे डेवलप्ड इलाके थे। और अफ्रीका जो था, अफ्रीका थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड था। ये भी ट्राइबल एरिया वाला इलाका रहा है, क्योंकि अफ्रीका को भी अगर आप देखें तो तीन तरफ से समंदर है और एक तरफ एक सहारा डेजर्ट, बड़ा सा सहारा रेगिस्तान। तो इस वजह से ये भी आइसोलेटेड रह गया काफ़ी हद तक। इस वजह से यहाँ पे भी ट्राइबल कल्चर्स थे। इसके बाद यूरोप, तो ये एक अलग दुनिया, वो एक अलग दुनिया। और उस ज़माने की जो दुनिया थी उसमें इंडिया और चाइना 80% वर्ल्ड इकोनॉमी इनके पास थी। और चाहे वो अलग अलग तरह के मसाले हों, चाहे कॉटन हो, चाहे सिल्क हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंडिया और चाइना से जाती थी और बेची जाती थी दूसरे अलग अलग इलाकों में। और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप 15th सेंचुरी के टाइम में एक इकोनॉमिक ड्वार्फ था। यानी कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी उसका सिर्फ 3% हिस्सा यूरोप से आता था। क्योंकि यूरोप में ऐसा कुछ खास होता नहीं था कि यूरोप उन चीज़ों को बेच सके बाकी दुनिया में।
इनफैक्ट यूरोप को अपनी ज़रूरत की चीज़ें मंगानी पड़ती थी बाहर से। तो अब इंडिया हो चाहे चाइना हो, वहाँ से अगर चीज़ें आपको खरीदनी है तो आपको सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। तो इस वजह से यूरोप से ड्रेन ऑफ गोल्ड बहुत होता था कि जितना भी सोना यूरोप में है वो सोना इंडिया और चाइना में जाके इकट्ठा होता चला जाता था। और ये जो ट्रेड होता था, जितनी भी चीज़ें यूरोप को चाहिए होती थी, ये जो मंगाई जाती थी, ये आती थी सिल्क रूट से। और सिल्क रूट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था, क्योंकि पहली बात तो इतना लंबा सफ़र और बहुत मुश्किल सफ़र है ये, बहुत जगह पहाड़ों से आता है, दर्रों से होकर आता है, और बीच में इतने सारे साम्राज्य पड़ते हैं कि हर जगह आपको सामान थोड़ा सा देना पड़ेगा और आपको पैसा भी देना पड़ेगा। तो जब तक सामान एशिया से आता था यूरोप तक में, तब तक में सामान भी कम होते चले जाता था, कई जगह लूट लिया जाता था, और इसके बाद आपको जगह जगह पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से सामान बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था, सामान मंगाना इतना ज़्यादा महंगा पड़ता था कि चीनी, जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जैसी चीज़ है, चीनी इतनी महंगी होती थी यूरोप में कि जो बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग होते थे वो चीनी अफोर्ड कर पाते थे। और जो मसाले हैं, मसाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना बनाने के लिए, मसाले इतने महंगे होते थे कि बहुत कम लोग यूज़ कर पाते थे मसाले। तो ये तो हाल थे यूरोप के 15वीं सेंचुरी में और इस पूरी दुनिया के। तो अब यहाँ पे यूरोप का राइज होना शुरू होता है जब यूरोप में अच्छे क्वालिटी के शिप बनने लग जाते हैं और इन जहाज़ों को लेके अलग अलग सेलर्स लंबी लंबी दूरी तय करने लग जाते हैं। तो अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर ऐसा हो कि समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचा जा सके तो ये बहुत फायदेमंद हो जाएगा, क्योंकि अभी ज़मीन के रास्ते से हिंदुस्तान जाते हैं, सामान लेकर आते हैं। अगर समंदर का रास्ता हो तो यहाँ पे बीच में आपको जगह जगह टैक्स नहीं देना पड़ेगा और आसानी से आप जा सकते हैं, आसानी से आप सामान ला सकते हैं। तो ये जो चीज़ है कि कोई समंदर का रास्ता मिल जाए अगर हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान से ट्रेड बहुत आराम से हो सकता है। ये सिल्क रूट पे हम डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो ख्याल है कि समंदर के रास्ते से हिंदुस्तान जाना, सामान ले आना, इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको रास्ता ही नहीं पता है, तो आपको रास्ता खोजना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का समुद्री रास्ता क्या है। दूसरी चीज़, आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के बहुत सारे जहाज़ चाहिए होंगे, और इतने जो बड़े बड़े अच्छे क्वालिटी के जहाज़ हैं, महीनों तक का सफ़र आपको तय करना है, तो आपको बहुत बड़ा क्रू चाहिए होगा, यानी कि उन जहाज़ों में काम करने वाले लोग। और इतने महीनों का सफ़र हिंदुस्तान जाना और आना, तो इस क्रू के साथ बहुत सारा सामान भी चाहिए होगा, इनके महीनों तक का खाना पीना, ये सब चीज़ें। इसके बाद हिंदुस्तान पहुंच के आपको बहुत सारा सोना चाहिए सामान खरीदने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सोना चलता था उस टाइम पे खरीदने बेचने के काम के लिए। इसके बाद जब आप इतना सोना ले जा रहे हैं, इतना कीमती सामान ला रहे हैं, तो आपको अपने साथ अपनी एक आर्मी भी रखनी पड़ेगी, जिससे कि आप हिफाजत कर सके उस सोने का और उस सामान का। तो ये सब चीज़ें करने में बहुत सारा पैसा लगेगा, और सिर्फ पैसा नहीं लगेगा, ये सब करने में बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी इतना सारा पैसा लगा दे और जब जहाज़ जाए तो जहाज़ डूब जाए, या समुद्री लुटेरे मिल जाएं, वो लूट ले, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो इतना सारा पैसा कौन आदमी लगाएगा कि अगर ये चीज़ नहीं हो पाई, कामयाब नहीं हो पाई, तो उसका सारा पैसा, सारी ज़िंदगी की कमाई उसकी डूब जाएगी। और इस पैसे से जो रिटर्न मिलेगा वो भी बहुत देर के बाद मिलेगा, यानी कि वो इतना सारा पैसा अगर किसी सेलर को दे देगा तो उस पैसे से जो रिटर्न उसके मिलना है, क्या पता वो कई टाइम बाद मिले, क्योंकि इतने महीनों लगेंगे जाने में, फिर इतने महीनों लगेंगे आने में। तो ऐसी तमाम सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो अलग अलग सेलर्स थे वो लगातार कोशिश करते रहते थे कि कोई उन्हें पैसा दे दे कि वो इतना लंबा सफ़र कर सके। ऐसा ही एक सेलर था कोलंबस। कोलंबस ने ये सोचा था कि वो हिंदुस्तान पहुंचेगा, समुद्री रास्ता ढूंढेगा हिंदुस्तान का, और वो कई सारे राजाओं के पास गया उनसे पैसा मांगने के लिए। सब राजाओं ने मना कर दिया। फाइनली स्पेन के एक राजा थे, उन्होंने कोलंबस को पैसा दिया
कि जाओ तो समुद्री रास्ता ढूंढो हिंदुस्तान का। कोलंबस उस पैसे को लेता है और ये सब चीज़ें इकट्ठा करता है और निकल पड़ता है अपने सफ़र में। कई हफ्तों का सफ़र करता है और फाइनली एक जगह में जाता है, पहुंचता है। कोलंबस को ये लगता है कि वो हिंदुस्तान पहुंच गया है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि वो हिंदुस्तान नहीं है, कोई और जगह है। लेकिन अब फॉर द टाइम बीइंग यूं ही के लिए वो उस जगह का नाम वेस्ट इंडिया रख देता है कि हिंदुस्तान ढूंढने ही गए थे, लेकिन इतनी कीमती चीज़ मिल गई कि वो हिंदुस्तान के बराबर ही कीमती है। और हिंदुस्तान ईस्ट में था, ये वेस्ट में है, तो वेस्ट इंडिया नाम दे दिया उस जगह का। और कोलंबस ने ये देखा कि वो जिस जगह में पहुंचा है वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा इलाका है। वहाँ पे माइंस हैं, खदानें हैं, सोने चांदी की खदानें हैं। वहाँ बहुत बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पे मतलब उपजाऊ फसल हो सकती है, कुछ भी आप उगा सकते हैं। और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो ट्राइबल लोग हैं, आप आराम से उनको हरा सकते हो, आराम से आप उनको अपना गुलाम बना के रख सकते हो। तो इतने काम की चीज़ थी अमेरिका। अमेरिका उस टाइम पे नाम नहीं पड़ा था उस ज़मीन का, बाद में उस ज़मीन का नाम अमेरिका रखा गया। तो अब जब कोलंबस वापस पहुंचता है यूरोप में और लोगों को ये बताता है कि इतना बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, बेशकीमती टुकड़ा है, तो ये जान के यूरोप के जो लोग थे उनका जो भरोसा था बाइबल पे, ये भरोसा और भी ज़्यादा हिल जाता है। क्योंकि यूरोप के लोगों को पहले ये लगता था कि बाइबल जो है, बाइबल को भगवान ने लिखा है, तो भगवान ने बाइबल में हर वो चीज़ लिख दी है जो इंसानों को पता होनी चाहिए। और अगर भगवान ने बाइबल में नहीं लिखा है किसी बात को, तो इसका मतलब वो बात इतनी ज़रूरी नहीं है कि वो बात इंसान जाने। तो इस वजह से उनको ये लगता था जो कुछ है वो बाइबल है, बाइबल से ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं इंसानों को। जब कोलंबस ने अमेरिका के बारे में बताया यूरोप के लोगों को, तो सवाल ये उठा कि अगर इतना बेशकीमती टुकड़ा है ज़मीन का, तो उसके बारे में बाइबल में लिखा होना चाहिए था। इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी किताब में बस एक लाइन लिख देते भगवान कि अटलांटिक ओशन पार करो, एक बेशकीमती खजाना इंतजार कर रहा है तुम्हारा, बस एक लाइन लिख देते। लेकिन ऐसा नहीं था। अब यहीं पे एक और सवाल उठता है कि अगर इतनी खास ज़रूरी चीज़ के बारे में बाइबल में नहीं लिखा है, तो ऐसे तो ना जाने कितनी चीज़ें बाइबल में नहीं लिखी हैं। तो बस यहाँ से लोगों का ये जो भरोसा था बाइबल पे वो हिलना शुरू हुआ। और फिर आगे वक्त के साथ फिर गैलीलियो, कोपरनिकस, केपलर ऐसे लोग आए जिन्होंने और ज़्यादा चैलेंज किया बाइबल को। तो इस तरीके से यूरोप के लोगों के अंदर ये डिस्कवरी ऑफ इग्नोरेंस हुआ, यानी कि हम नहीं जानते हैं चीज़ों को और हमें पता लगाना है दुनिया के बारे में, जानना है दुनिया के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता। और इस तरीके से लोगों की क्यूरियोसिटी उठी एम्प्टी मैप्स के लिए कि दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया में कहाँ कहाँ पे ज़मीनें हैं, दुनिया दिखती कैसी है। तो इस वजह से उन्होंने मैप बनाने शुरू किए कि जितनी भी खाली जगहें हैं सब जगहों में जाएंगे नेविगेटर्स, सेलर्स, जितनी ज़मीनें हैं उनको मैप पे मार्क करेंगे, एक पूरा वर्ल्ड मैप बनेगा, एडिट किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा और एक भी ज़मीन का टुकड़ा छोड़ा नहीं जाएगा कि दुनिया में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। और हर जगह ये लोग गए हैं और पूरी जगह का रिसर्च किया है इन यूरोपियंस ने। अब यूरोप में नए नए थॉट्स और नए नए सिस्टम्स डेवलप होना शुरू हुए। रेनेसा का एज आया, एक से एक फिलोसोफर्स आए, एक से एक साइंटिस्ट लोग आए जिन्होंने लोगों को दुनिया देखने का नज़रिया बदला। यूरोप में बुक्स की प्रिंटिंग शुरू हुई, मैथ्स और साइंस का डेवलपमेंट शुरू हुआ। और यूरोप में एक ऐसी चीज़ हुई जो पहले कहीं नहीं हो रही थी कि यूरोप ने फंड करना शुरू किया और एनकरेज करना शुरू किया जो साइंटिफिक लोग थे उनको, साइंटिफिक डिस्कवरीज को, क्रिटिकल रीजनिंग को और लॉजिकल रीजनिंग को फंड करना शुरू किया यूरोप में अलग अलग लोगों ने। लेकिन अभी भी यूरोप के आगे ये चैलेंज वैसे का वैसा था कि कैसे इतना पैसा इकट्ठा किया जाए कि इस तरीके के एक्सपीडिशंस किए जा सके। तो अब यहाँ पे यूरोप ने अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव किया और इस तरीके से यूरोप ने एक छलांग लगाई जिस छलांग ने पूरी दुनिया से उनको एक लीड में ले आए और इस लीड की वजह से उनको हर चीज़ में फ़ायदा होते रहा। तो देखते हैं क्या नए सिस्टम्स ये यूरोपियंस लाए। तो पहले के टाइम में पूरी दुनिया में साम्राज्य हुआ करते थे और साम्राज्यों के सिस्टम्स ऐसे थे कि जितने भी आम जनता है
अलग अलग इलाकों की वो आम जनता, अलग अलग इलाके के जो गवर्नर्स होते थे उनको वो आम जनता टैक्स देती थी। ये गवर्नर्स फिर इस टैक्स को आगे बढ़ाते थे जो राजा या महाराजा के पास, और इस टैक्स के पैसे से राजा या महाराजा का जो ये राजकोष होता था वो भरता था, और सोना चलता था तो गोल्ड होता था उनमें, और इसी पैसे से राजा महाराजा अपनी आर्मी बनाते थे। इस आर्मी का ही इस्तेमाल करते थे वो साम्राज्य बढ़ाने के लिए और अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, और अगर कोई बगावत हो जाए तो उसको दबाने के लिए, और इसी पैसे से राजा महाराजा फिर काम करवाते थे अपने राज्य में। तो ये तो सिस्टम चलता था साम्राज्यों में। इस सिस्टम की कुछ ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहली चीज, ये जो पूरा सिस्टम था ये सोने पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन गोल्ड, और जो सोना है, सोना हमेशा लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि सोना अचानक से बढ़ जाएगा लोगों का। अब इसके बाद इस सिस्टम की एक और जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये साइंस आगे बढ़े, इसके लिए साइंस में पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आपको एक्सप्लोर करना है, आपको ये इतने बड़े बड़े जहाज आपको ढूंढने हैं, समुद्री रास्ता, कुछ भी ऐसा एक्सप्लोरेशन, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको कुछ भी अगर अचानक से वॉर करनी पड़ जाए तो आपको अचानक से बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो ऐसी जितने भी चीजें हैं जिनमें रिस्क होता है, रिस्क कौन लेगा? आम जनता ले नहीं सकती रिस्क, तो रिस्क लेने की जिम्मेदारी होती है राजा पे। तो इस वजह से राजा जो है वो कम रिस्क लेने की हमेशा कोशिश करते थे कि अगर पैसा डूब गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसके बाद इस सिस्टम की एक और खामी ये थी कि राजा जो होते थे, राजा के बेटे ही राजा होते थे। तो कई बार जो इनकॉम्पिटेंट रूलर्स हैं, यानी कि जो इतने काबिल लोग नहीं हैं, वो राजा बन जाते थे, जिसकी वजह से बगावत होती थी और शायद वो अपना राजकाज भी संभाल नहीं पाते थे सही से। और इस राजशाही के सिस्टम में एक और खामी होती थी, वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि राजा हटने के बाद या राजा के मरने के बाद अगला राजा कौन होगा, इसमें आपस में लड़ाइयां होती थी। तो इस सिस्टम से बेहतर अब क्या सिस्टम्स बनाए यूरोप ने किया क्या, ये इस चीज को बस नोटिस करिएगा। जितनी भी आम जनता है, सबसे पहले तो यूरोप ने एक बैंक जैसी चीज बनाई कि बैंक है, और कहा गया कि जितने भी लोग आपस में सोने में ट्रेड करते हैं, आप अपना सोना हमें जमा कर दीजिए, तो आपके सोने में हम थोड़ा सा और ऐड ऑन करते रहेंगे टाइम पे, और सोना कोई भी चुरा सकता है तो आपको उसकी सिक्योरिटी करते रहनी पड़ेगी। तो अगर आप अपना सोना बैंक में रख देंगे तो वो सोना सेफ रहेगा। तो लोग अपना सोना जो है उन्होंने रखना शुरू किया बैंक में, और जितना सोना बैंक में रखा जाता था उसकी एक रसीद, एक पेपर की रसीद उनको दे दी जाती थी कि हाँ, आपका इतना ग्राम सोना बैंक में है। तो अब आपको कहीं कुछ सामान खरीदना है या बेचना है तो आप ऐसी रसीदें दे सकते थे और ऐसी रसीदें ले सकते थे, और आप बैंक में जाके उन रसीदों को जमा कर दीजिए तो उतना सोना आपको बैंक दे देगा। तो ऐसे बैंक बनाए गए और लोगों ने सारा अपना सोना जमा किया बैंक में, और बैंकों ने उस सोने के बदले लोगों को कागज थमाए। और यहाँ पे इस सिस्टम में बहुत आसान सा सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम ने सोने पे डिपेंडेंसी खत्म कर दी, क्योंकि अब एक्चुअली में पेपर यूज हो रहा है एक करेंसी के फॉर्म में। लोग पेपर ले रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और कितना सोना बैंक में है, हर कोई तो पूरा का पूरा सोना निकालेगा नहीं, तो बैंक में कितना सोना है ये सिर्फ बैंक को मालूम है। तो पेपर अनलिमिटेड होता है, पेपर कितना भी छापा जा सकता है, और कोई ये सवाल नहीं करेगा कि उतना ही पेपर है जितना सोना है कि नहीं। क्या पता बैंक में सोना जितना हो उसका 10 गुना पेपर बैंक ने छाप दिया है, और वो इकोनॉमी बढ़ती रहेगी, इकोनॉमी चलती रहेगी उस दिन तक जिस दिन सारे के सारे लोग बैंक में पहुंच नहीं जाते। और ये बात हकीकत है, आज के टाइम में भी किसी भी बैंक में अगर सारे के सारे लोग एक साथ पहुंच जाए कि हमें हमारा पैसा वापस दे दो, वो बैंक डूब जाएगा। तो इस तरीके से जो पेपर करेंसी होती है ये अनलिमिटेड होती है, और इसने ये डिपेंडेंसी खत्म कर दी सोने पे। तो अब आप कितना भी पैसा छाप सकते हैं। और इसके बाद
ये जो सिस्टम है ये एक इमेजिनरी रियलिटी क्रिएट करता है। और आज के टाइम की मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में जितना भी पैसा है, पैसे से हम क्या समझते हैं, जो नोट हैं, जो सिक्के हैं, पूरी दुनिया में जितना भी पैसा है उसका सिर्फ 10% पैसा नोट या सिक्कों के फॉर्म में है। 90% पैसा जो है वो बस कंप्यूटर की डिजिट्स है। वो डिजिट बढ़ गए, वो डिजिट कम हो गए, असलियत में कुछ है नहीं, वो बस ख्याल है, वो एक इमेजिन्ड रियलिटी है। एक्चुअली सिर्फ 10% है जो हार्ड कोर कैश के फॉर्म में है। तो हम जो पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हम एक्चुअली बस एक इमेजिन्ड चीज के पीछे हैं। पैसा बढ़ता कैसे इकोनॉमी में, सिर्फ कंप्यूटर में टाइप करने की देर है, लेकिन वो आम इंसान टाइप करेगा तो उस चीज को क्राइम कहा जाएगा। वो सेंट्रल बैंक्स जो है वो टाइप करते हैं तो इकोनॉमी में पैसा ऐड ऑन हो जाता है। तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम बने। अब ये तो पहला सिस्टम बना जो नया काम किया था यूरोप ने। अब दूसरा काम यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने बनाया कंपनीज का सिस्टम, कि कुछ लोग, जैसे कई सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे लोगों ने मिलकर अपना पैसा लगाया और बनाई एक कंपनी। अब ये जो कंपनी चीज होती है ये भी एक इमेजिन रियलिटी है। अब जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं, मोबाइल फोन्स बनाने की कंपनी है नोकिया। तो नोकिया की अपनी एक बिल्डिंग होगी, अपनी एक फैक्ट्री होगी जहां मोबाइल फोन्स बनते होंगे। उन फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के अपने घर होंगे, नोकिया कंपनी के अपने मालिक होंगे। अब कंपनी के बारे में बस आप ये चीज़ देखिएगा, अगर ऐसा हो कि जितने भी मालिक हैं नोकिया कंपनी के वो गायब हो जाएं, वो बिल्डिंग गायब हो जाए, वो फैक्ट्रियाँ गायब हो जाएं, उन फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, उनके मकान, आप हर चीज़ दुनिया से गायब कर दीजिए, लेकिन नोकिया कंपनी वैसी की वैसी रहेगी, कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी चलती जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर एक अदालत एक फैसला कर देती है कि नोकिया कंपनी आज से डिसॉल्व कर दी जाएगी, तो नोकिया कंपनी खत्म हो जाएगी। हो सकता है उसके मालिक वैसे के वैसे हों, वो बिल्डिंग वैसी की वैसी वहाँ हो, वो फैक्ट्रीज वैसी की वैसी वहाँ हो, वो काम करने वाले, उनके घर, सब कुछ वैसा का वैसा हो सकता है, लेकिन कंपनी खत्म हो गई। तो वो बस एक इमेजिन रियलिटी है। और सोचिए, इन इमेजिन रियलिटीज में इंसान खेल रहे हैं आज के टाइम में। तो ये इमेजिन रियलिटी, एक कंपनी बनाना, ये एक दूसरा स्टेप इन यूरोपियंस का था। अब ये कंपनी बन गई, तो इस कंपनीज में उन्होंने क्या किया, लोगों से पैसा इकट्ठा करना है, तो इन्होंने इस कंपनी के शेयर्स निकाले। शेयर्स का मतलब कंपनी की हिस्सेदारी, और बॉन्ड्स, ये भी एक तरीके से कंपनी की हिस्सेदारी ही मान लीजिए आप। तो जितने भी आम जनता है, आम जनता के लोग इन शेयर्स को खरीदेंगे, इन बॉन्ड्स को खरीदेंगे, और थोड़ा थोड़ा भी पैसा अगर लोग दे देंगे तो इस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। और इस बहुत सारे पैसे से वो कंपनी कुछ भी काम कर सकती है। और फिर जब वो काम करने के बाद पैसा आएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसके शेयर्स जिन्होंने खरीदे, हिस्सेदारी एक तरीके से आपने खरीदी, तो शेयर्स की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो वो इन शेयर्स को बढ़ी हुई कीमतों में बेच सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप कोई 100 रुपए में किसी कंपनी का शेयर खरीदिए, वो कंपनी को आपके 100 रुपए मिल गए, कंपनी ने अच्छा काम किया, तो अब वो 100 रुपए का शेयर 105 रुपए का हो गया, तो आपके लिए 5 रुपए फायदा है। तो इस तरीके से लोगों का पैसा जाता है कंपनीज के पास। और इस वाले सिस्टम में फायदा क्या है कि जो रिस्क है, रिस्क डिवाइड हो जाता है। अब यहां पे अगर इस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ गया, इस कंपनी ने जहाज खरीद लिए और जहाजों को भेज दिया हिंदुस्तान, अगर जहाज डूब भी जाते हैं तब भी ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी की जिंदगी की कमाई चली गई और वो आदमी बर्बाद हो गया। अब अगर नुकसान भी हो जाता है तो भी ये इन सब लोगों का थोड़ा थोड़ा सा नुकसान होगा। तो जितना भी रिस्क है वो रिस्क डिवाइड हो जाता है। और इसके बाद ये कंपनीज का जो सिस्टम है ये बहुत प्रोफेशनल सिस्टम है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, सिर्फ अपने फाउंडेशंस की जागीर है, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो बेस्ट लोगों का हो सकता है।
कि जो सबसे अच्छे लोग हों, जो सबसे काबिल लोग हों, उनको कंपनी में लाया जाएगा और एक हायरार्की जो बनी हुई है कि आदमी सीनियर बनता चला जाएगा तब एक जाके एक अच्छे पोस्ट में आ पाएगा। तो ये जो सिस्टम बना कंपनीज का, ये सिस्टम इन साम्राज्यों के सिस्टम से कहीं ज्यादा बेटर था। और आप कंपनी में, साम्राज्य में आप राजा के खिलाफ बोलो, राजा अगर गलत काम कर दे आप राजा के खिलाफ बोलो, ये राजद्रोह है। और कंपनी में अगर कोई ऊंचे लेवल पे है, अगर कोई गलत काम करता है आप उसको सीधा कोर्ट में ले जा सकते हैं, अगर वो गलत काम करता है तो पुलिस उसे ले जाएगी। तो एक डिसिप्लिन रहता है बेसिक सेंस में। तो इस तरीके से ये सिस्टम कहीं ज्यादा बेटर साबित हुआ इस एम्पायर्स के सिस्टम से। और एक और खास चीज, जब यहाँ वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, एक राजा मर गया है और यहाँ पे दो लोग राजा बनना चाहते हैं, ये भी राजा बनना चाहता है, ये भी राजा बनना चाहता है। इस टाइम पे जो कंपनीज हैं इनको ताकत मिल जाती है कि ये किसी एक बंदे को फेवर कर देंगी कि हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं और तुम्हें राजा बना रहे हैं। कंपनी ने फेवर कर दिया, इस आदमी को राजा बना दिया, तो ये आदमी राजा बन गया है। और क्योंकि कंपनी की मदद से बना है तो ये हमेशा कंपनी के लिए वफादार रहेगा। तो इस तरीके से ये जो दोनों सिस्टम्स थे, इन दोनों सिस्टम्स ने यूरोप को एक छलांग लगाई और यूरोप आगे हो गया। तो पूरी दुनिया का फायदा यूरोप को मिलना शुरू हुआ, तो यूरोप और ज्यादा आगे होता चला गया। पूरी दुनिया भी आगे बढ़ी लेकिन यूरोप हमेशा एक कदम आगे रहा। तो अब यूरोपियन इंपीरियलिज्म की शुरुआत होती है 1500s के टाइम में, जब स्पेनिश ट्रूप्स पहुंचती हैं अमेरिकन आइलैंड्स में और वहां पे एस्टेक सिविलाइजेशन और जो इंका सिविलाइजेशन इनको हरा देती हैं, इनको इनकी ज़मीनों से हटाती हैं और इनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लेती हैं। अब स्पेनिश लोगों के बाद दूसरे लोगों ने भी फॉलो किया। ब्रिटिशर्स आए अमेरिका में, इन्होंने अपने ज़मीनें हथियाना शुरू कर दिया। फ्रेंच लोग आए, उन्होंने भी हथियाना शुरू कर दिया। इन लोगों को इन अमेरिका में सबसे पहले खदानें मिली, सोने चांदी की खदानें, मिनरल्स की खदानें, जिन चीज़ों से इन्होंने सोना चांदी निकाला और यूरोप की इकोनॉमी बूस्ट करी। इसके बाद अमेरिका में इन्होंने खेत लगाने शुरू किए, बड़े बड़े इलाकों में इन्होंने प्लांटेशंस लगाए और ऐसी चीज़ें उगाना शुरू करी जिन चीज़ों की इनको ज़रूरत थी। जैसे कि इन्होंने गन्ने की खेती शुरू करी जिसकी वजह से इनको चीनी मिल सके और चीनी को बेचा जा सके यूरोप में फ़ायदा उठाने के लिए। इसके बाद जैसे कॉटन हो गया, कॉटन के बाद जैसे टोबैको, ऐसी चीज़ें जो वहाँ नेचुरली उग सकती हैं, उन चीज़ों का यूज़ कैसे किया जाए। तो टोबैको हो गया, कोकोआ सीड्स हो गए, ऐसी चीज़ें भी इन्होंने बनाना शुरू किया, उगाना शुरू किया और यूरोप में बेचना शुरू किया। इस तरीके से इन यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। और किसी भी चीज़ से जब आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलना शुरू होता है तो आप ये कोशिश करते हो कि आपको और ज़्यादा पैसा मिले, और इस वजह से आपको थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है उसमें। तो इस वजह से क्या हुआ, जो बैंकर्स थे, जो यूरोप के जो ऐसे बैंक्स मैंने आपको बताए, अलग अलग जगह पे बैंक्स खुलने लग गए। तो ऐसे बैंक लोगों को उधार देते थे कि लोग उनसे पैसा लें और जाएं अमेरिका में खेती करवाना शुरू करें और प्लांटेशन ओनर्स बन जाएं। और ऐसे प्लांटेशन ओनर्स बनने लग गए लोग और यूरोप से बहुत ज़्यादा हैवी इनफ्लो होने लगा यूरोपियंस का, जो अमेरिका में जाके ऐसी खेती करवाने लग गए। और जब ऐसे बड़े बड़े प्लांटेशंस बनाए गए तो उनमें काम करने के लिए लोग चाहिए। तो जो वहाँ के नेटिव्स थे, जो नेटिव अमेरिकन्स थे, उनको गुलाम बनाया गया, उनको काम करवाया जाता था उन खेतों में। और इसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आया कि उनका नरसंहार हुआ। पहली बात तो उनसे आपको लड़ना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, तब जाके जितने बचे कुचे लोग हैं वो आपके लिए गुलामी करेंगे। तो इसमें नेटिव्स बहुत सारे मारे गए, हजारों लाखों नेटिव्स मार दिए गए। इसके बाद जब ये यूरोपियंस पहुंचे अमेरिका तो इनके साथ स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ऐसी बीमारियां भी पहुंची। इन बीमारियों से ये लोग मतलब बहुत कम इनकी इम्यूनिटी थी नेटिव अमेरिकन्स की, तो इस वजह से लाखों की तादाद में इनकी मौत हो गई, जिसे जीनोसाइड कहा गया नेटिव अमेरिकन्स का। अब इन खेतों में काम करने वाले लोगों की कमी होने लगी, तो इस वजह से ऐसे लोग, फिर ये यूरोपियंस गए अफ्रीका ऐसे गुलामों के लिए कि वो अफ्रीका से ऐसे गुलामों को पकड़ के लाएं और अमेरिका में खेतों में काम करवा सकें।
और इस टोटल जितना पूरा काम हो रहा था, इन सब से यूरोप के जो लोग हैं, जो ताकतवर अमीर तबके के लोग हैं, ये और ज्यादा अमीर होते चले जा रहे थे। अब उस टाइम के आसपास काम करने का एक तरीका बन रहा था, जिस तरीकों को कहते हैं कैपिटलिज्म। इस पे कभी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन बेसिक तौर पे अगर मैं बताऊं तो कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि किसी भी इंसान की कितनी कीमत है ये डिपेंड करेगा कि उस इंसान के पास पैसा कितना है। अगर पैसे वाला आदमी है तो बहुत कीमत है, बहुत इज्जत है। उसके पास पैसा नहीं है तो वो चाहे मरे जिए कोई फर्क नहीं। दूसरी बात, कोई भी इंसान आज़ाद है किसी भी तरीके से पैसा कमाने के लिए, कैसा भी बिजनेस करने के लिए, और वो कितना भी पैसा कमा सकता है। क्या पता, हो सकता है कि वो उसके पास इतना बेतहाशा पैसा हो जाए कि उस पैसे का वो कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाए। कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा उसका अपना ज्यादती पैसा है, वो कुछ भी करे उसकी मर्जी। और जो सरकार है, सरकार बिजनेस के बीच में नहीं आएगी, सरकार सिर्फ साइड में रहेगी, दूर से देखेगी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो ये होता है सिस्टम। और इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं कि किस तरीके से दुनिया ने काम करना शुरू किया। तो किस तरीके से जो प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनीज थी वो पैसा कमाती थी, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो कुछ लोग मिलते थे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी बनाते थे और शेयर्स बेचते थे पेरिस और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। लोग ऐसे शेयर्स को खरीदते थे कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे, कि शेयर है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है तो चलो खरीद लो, आगे इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो हमें फ़ायदा होगा, और अगर कीमत नहीं भी बढ़ेगी तब भी हमारा नुकसान होगा ही कितना, ठीक है इतना चलता है, थोड़ा बहुत रिस्क है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग शेयर्स खरीदते हैं और उन थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के बहुत सारा पैसा हो जाता है। तो ऐसे इस तरीके से ये पैसा इकट्ठा करती थी कंपनीज। उस पैसे से फिर शिप, क्रू और जो मर्सिनरीज हैं, जो आर्मी की छोटी छोटी यूनिट्स, उनको इकट्ठा करते थे। और ये लोग फिर ट्रेडिंग कंपनीज जाती थी अफ्रीका की कोस्ट में। वहाँ पे जो वॉर लॉर्ड्स होते थे, जो उनके छोटे मोटे जो माफिया होते थे, उनको पैसा, थोड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिए जाते थे। और वो वॉर लॉर्ड्स जाते थे गांव देहात के इलाकों में, वहाँ लड़ाई करते थे लोगों से, लोगों को गुलाम बना के लाते थे और सौंप देते थे इन प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनीज को। और फिर ऐसे गुलामों को ये लोग लेकर डालते थे जहाज़ों में, उनको जानवरों के तरह के लेके जाते थे। हफ्तों का सफ़र होता था, न जाने कितने लोग जहाज़ों में मर जाते थे। और जो लोग जहाज़ों में नहीं मरते थे, जिंदा रह जाते थे, उनके लिए ज़िंदगी का नर्क अभी और लंबा होना होता है। इसके बाद ये जहाज़ पहुंचते थे अमेरिका। अमेरिका में इन गुलामों को फिर बेचा जाता था, इनका बाजार लगता था। और वहाँ पे अलग अलग प्लांटेशन ओनर्स आते थे, यानी कि वो लोग जिनको खेती करवानी है, और वो प्लांटेशन ओनर्स अपने हिसाब से फिर इन गुलामों को खरीदते थे। जिसको कोई आदमी चाहिए आदमी खरीद लेता था, जिसको औरतें चाहिए औरतें खरीद लिया, जिसको बच्चे चाहिए बच्चे खरीद लिया। और इन गुलामों का इस्तेमाल फिर होता था वहाँ की खदानों में, वहाँ के खेतों में, अलग अलग तरह की चीज़ें उगाने के लिए। और उसके बाद ये जो जहाज़ हैं वो अमेरिका से उठाते थे उनका जो खेती का सामान है, चाहे वो चीनी हो, चाहे कोकोआ सीड्स हो, चाहे टोबैको हो, कॉटन हो, ऐसी चीज़ें वो खरीदते थे उन प्लांटेशन ओनर्स से और उन चीज़ों को लेके जाते थे यूरोप में, वहाँ बेचते थे। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनता था, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से फिर यूरोप। और ये चीज़ें जब वो यूरोप में ले जाके बेचते थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। और जो शेयर होल्डर्स होते थे, ऐसे लोग जिन्होंने ऐसी कंपनीज के शेयर खरीदे हैं, उनको 6% तक का प्रॉफिट मिल जाता था। इतना ज़्यादा पैसा आ रहा था इस बिजनेस में। तो यूरोप के जो आम जनता थी, उसको ऐसा नहीं था कि उसको दुश्मनी थी अफ्रीका के लोगों से, या उन्हें सहानुभूति नहीं थी अफ्रीका के लोगों से। उनको मालूम ही नहीं था क्या हो रहा है। उनको बस इतना पता था, इस कंपनी का शेयर मैं खरीद रहा हूँ और ये कंपनी मुझे फ़ायदा दे रही है। अब ये कंपनी फ़ायदा कैसे दे रही है, क्या दे रही है, इनको नहीं आइडिया होता था। इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, ये चाहते नहीं थे यूरोप के लोग कि अफ्रीका के लोगों को इतना बुरा किया जाए, लेकिन वो बस एक सिस्टम बन गया था और होता चला जा रहा था। तो इस तरीके से ये तो रहा ट्रेडिंग कंपनीज कैसे पैसा कमाती थी। अब ज़रा देखते हैं कि अमेरिका के जो प्लांटेशन ओनर्स हैं, जो खेती करवाते थे, वो कैसे पैसा कमाते थे।
तो यूरोप में ये लोग रहते थे। यूरोप में रहने वाले लोग बैंक में जाते थे, वहाँ से उधार लेते थे, लोन लेते थे। उस लोन को ये देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको एक ज़मीन अलॉट कर देती थी अमेरिका में कि आप अमेरिका में जाइए, इस शहर में ये ज़मीन आपको मिलेगी। तो ये लोग पहुँचते थे अमेरिका, उस ज़मीन का जो मालिकाना हक है वो ले लेते थे। अब वहाँ पे ये खेती किसानी शुरू करते थे। जाते थे सबसे पहले वहाँ की मंडियों में, जो गुलामों की मंडियाँ होती थी जहाँ इंसान खरीदे बेचे जाते थे, और जितने गुलाम इनको चाहिए उन गुलामों को इस सस्ते में खरीद लेते थे, और उन गुलामों से फिर ये जानवरों के जैसा काम कराते थे। और इतना काम करवाया जाता था इनसे कि इनके खाने पीने का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। इनको कोई बीमारी हो जाती थी तब भी इनको आराम करने को नहीं दिया जाता था। और इतने बुरे कंडीशंस में इन गुलाम को रखते थे कि समझ लीजिए अगर कोई आदमी के पास अगर 100 गुलाम हैं तो समझ लीजिए 1 साल में 10 गुलामों की मौत हो जाएगी। इतने बुरे हाल में इन स्लेव्स को रखा जाता था। और खेती किसानी करके जो फसल उगती थी उससे जो प्रॉफिट होता था, उस प्रॉफिट से फिर ये जितने मर गए हैं गुलाम, उनकी जगह नए गुलाम खरीद लेते थे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंसानों की जिंदगी, मौत, तकलीफ, ये सब चीजें बेसिकली प्रॉफिट और लॉस शीट्स में कैद होकर रह जाती थी कि मालिक लोग सिर्फ इतना देखते थे कि फायदा हुआ कि नुकसान, आदमी मर रहा है, जी रहा है, डजंट मैटर। और 1/3 स्लेव्स, कई बार तो ऐसा होता था कि 3 साल के अंदर उनकी मौत हो जाती थी। और कोई भी आदमी यूं ही गुलाम नहीं बन जाता आपको उसको फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली तीनों तरफ से तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो आपका गुलाम बनेगा। तो इसके लिए इतिहास के पन्ने अगर देखे जाए तो बहुत काले पन्ने हैं इस गुलामी के इतिहास के। इन गुलामों को बक ब्रेकिंग किया जाता था, ये भी एक प्रोसेस सिस्टम होता था। इनको रेप किया जाता था, हरास किया जाता था, इनको टॉर्चर किया जाता था, इनको मारा जाता था, इनको मज़े के लिए इनको हंटिंग करी जाती थी, इनको खरीदा बेचा जाता था, और ये सब चीज़ें करी जाती थी। और इन जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, इनके बारे में लोगों का ये सोचना था उस ज़माने में कि ये जो ब्लैक अफ्रीकन से थोड़े से कम इंसान हैं, इनके अंदर इतना दिमाग नहीं है, इनके अंदर इतनी सोच नहीं है, ये इतना डेवलप हो ही नहीं सकते, ये इतना महसूस ही नहीं कर सकते, ये बहुत गंदगी से रहते हैं, इनके अंदर मॉरल्स की कमी होती है। उस ज़माने के लोग हर वो चीज़ कहते थे ब्लैक अमेरिकन्स के बारे में जिससे कि वो जस्टिफाई कर सके कि ये सब उनके साथ किया जाना बिल्कुल ठीक है। अब आज के ज़माने में, आज की दुनिया में उन ब्लैक अमेरिकन्स ने बड़े बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं। वो फिल्म मेकिंग, सिनेमा, थिएटर, स्टैंड अप कॉमेडी, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कुछ भी काम हो, ऐसा कोई काम नहीं बचा जहाँ पे वो जाके उन्होंने एक्सेल ना किया हो। और उन्होंने ये चीज़ दिखाई है कि जितना भी कुछ कहा जाता था उनके बारे में, हर चीज़ गलत थी। तो ये एक इतिहास का एक सबक है कि हम इंसान अपने फ़ायदे के लिए कई बार अलग अलग नस्लों को या अलग अलग कौमों को बहुत गलत दिखाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग होता है, ऐसा कुछ होता नहीं असल में। तो खैर, अब ऐसे हज़ारों लाखों जो गुलाम थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नर्क झेला है इन यूरोपियंस के हाथों। और यूरोप के जो बड़े बड़े बैंक हैं, जिनके बेस पे यूरोप इतना राज करता है पूरी दुनिया में, ये बैंक बेसिकली ऐसे गुलामों के खून से सने हुए हैं। इसके बाद अब वक्त उस टाइम पे इतना आ चुका था कि अब बिजनेस क्लास का राइज हो रहा था, और दुनिया जो पहले कभी किसी ज़माने में एग्रीकल्चर बेस्ड हुआ करती थी, अब वो दुनिया कॉमर्स बेस्ड हो रही है कि चीज़ें बनाना है, बेचना है और ट्रेडिंग करनी है। तो अभी तक हमने ये देखा कि ये जो यूरोपियंस थे, यूरोपियंस निकलते हैं यूरोप से और वेस्ट की तरफ जाते हैं और नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अपना गुलाम बना लेते हैं। अब बारी है ईस्ट इंडिया की तरफ, वाकई वाले हिंदुस्तान की तरफ। तो अब 1600 AD में बात है लंदन की। लंदन में कई सारे लोग मिलते हैं, एक ग्रुप बनता है, जो लंदन के जो सबसे अमीर जो मर्चेंट्स हैं, सबसे अमीर जो ट्रेडर्स हैं, वो मिलते हैं। लंदन स्टॉक मार्केट के जो मालिक हैं वो लोग मिलते हैं, और जो छोटी मोटी और भी कंपनीज उस टाइम पे राइज करी थी, उन कंपनीज के मालिक मिलते हैं, जो सबसे पैसे वाले और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। और ये लोग अपना पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा करते हैं एक साथ और एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं।
जॉइंट स्टॉक कंपनी मैं आपको समझा चुका हूं कि वो कंपनी जिनमें इनका पैसा लगा है और ये फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उस कंपनी ने फिर अपने शेयर्स और अपने बॉन्ड्स निकाले कि आम पब्लिक इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि जो आम जनता है, आम जनता टैक्स देने से बेहतर है कि आम जनता इन्वेस्ट करने में ज़्यादा खुश होती है, और इस सब चीज़ से रिस्क भी कम होता है, क्योंकि अगर काम डूब भी गया तब भी एक आदमी का नुकसान नहीं है, वो नुकसान बट जाता है सब में, तो सबका बस थोड़ा थोड़ा सा ही नुकसान होता है। तो इस तरीके से शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब ये कि उस कंपनी का मालिकाना हक उसके फाउंडर्स का है, कि उस कंपनी में जितना भी पैसा आएगा या उस पैसे का क्या किया जाएगा, इस चीज़ का फैसला उसके फाउंडर्स करेंगे। हो सकता है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत बड़ी हो जाए, लाखों लोग इस कंपनी से जुड़ जाएं, लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगियां लगा दें, वो अपने परिवारों को वक्त ना दे पाएं, अपनी जिंदगी को वक्त ना दे पाएं, वो पूरी जिंदगी क्या पता लाखों लोग इस कंपनी में लगा दें, लेकिन फिर भी इस कंपनी से जो पैसा आएगा, जो जनरेट होगा, उस पैसे पे पूरा का पूरा मालिकाना हक इसके मालिकों का है। ये मतलब होता है प्राइवेट कंपनी का। तो अब एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी बनाई गई जो लंदन के एक छोटे से ऑफिस में शुरू होती है, और मुश्किल से 50 लोग होते हैं उस ऑफिस में। एक छोटा सा ऑफिस, इतनी छोटी कंपनी थी। और इस कंपनी का सिस्टम प्रॉपर तौर से बनाया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, बॉन्ड होल्डर्स होंगे, और इस कंपनी का जो एम था, वो एम बस इतना था कि मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है अपने फाउंडर्स के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए। अब क्योंकि लंदन के सारे जितने इन्फ्लुएंशियल अमीर लोग थे, उनकी कंपनी थी ये, तो इस वजह से ये वो चाहते थे कि लंदन से जितना भी ट्रेडिंग हो, सब का सब फायदा इनको मिले। तो इस वजह से ये चीज़ होना ज़रूरी है कि पूरे लंदन में ये इकलौते हों ट्रेडिंग करने वाले। तो इस वजह से इन्होंने रॉयल ब्रिटिश क्राउन से एक चार्टर साइन करवाया कि पूरे ब्रिटेन में ये इकलौते होंगे जो ये ट्रेडिंग कर रहे होंगे। इससे इनको भी फायदा होगा और इससे रॉयल ब्रिटिश क्राउन को भी फायदा होगा। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई और ये पहुंचते हैं हिंदुस्तान, और 1600s का टाइम था। उस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान में साम्राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो मुगल बादशाहों का राज था, और उस टाइम पे मुगल्स अपने बिल्कुल मैक्सिमम पे थे, पूरे ऑलमोस्ट पूरे हिंदुस्तान में उनका राज था और बहुत पावरफुल एम्पायर था वो। तो उस टाइम पे 1600s के टाइम पे इन ब्रिटिशर्स ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, इन्होंने इजाज़त मांगी मुगल से कि वो ट्रेडिंग करना शुरू कर सकें, और मुगल से इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने ट्रेड किया, और 1600 से लेके 1730s के टाइम के आसपास तक उन्होंने सिर्फ ट्रेड किया। उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस टाइम पे कभी भी ये नहीं सोचा कि वो यहाँ पे अपनी आर्मी बना ले या किसी इलाके पे राज कर ले, क्योंकि अगर वो ऐसा सोचते और अपनी आर्मी बनाने की कोशिश करते या किसी इलाके में राज करने की कोशिश करते, तो इन्हें लड़ाई करनी पड़ती मुगल्स के साथ। और मुगल बादशाहों की अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में उनका राज था इस टाइम पे। तो अगर मुगल्स के साथ लड़ाई करते तो पूरे हिंदुस्तान की सेना आती लड़ाई करने के लिए। तो इस वजह से ये लोग सिर्फ ट्रेड करते रहे, और ट्रेड करने के लिए ये लंदन से सोना लाते थे। उस सोने से इंडियन सिविलाइजेशन में अलग अलग तरह का सामान खरीदते थे और वापस ले जाके यूरोप में बेचते थे, और इस तरीके से वो प्रॉफिट कमाते थे। तो अभी तक हमने ये देखा कि यूरोप से लोग निकलते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में राज करते हैं, और इसके बाद यूरोप से निकलते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन में आके ट्रेड करना शुरू करते हैं। अब जरा देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा था 1600s के बाद। तो 1600s के बाद वाला जो टाइम था, अमेरिका की अगर बात करी जाए तो अमेरिका एक यूरोपियन कॉलोनी के जैसा उभरना शुरू हो गया था, कि अमेरिका में नेटिव अमेरिकन्स जो है, जिनका वाकई में वो ज़मीन है, वो संख्या में बहुत कम होते चले जा रहे थे, और यूरोपियंस भर भर के आना शुरू हो गए थे। 1600s के बाद से यूरोपियंस आते रहे और अमेरिका इन वाइट यूरोपियंस का देश बनता चला गया, देश का पूरा कॉन्टिनेंट बनता चला गया।
और दूसरी तरफ 1600s के आसपास ही इन यूरोपियंस के कदम पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे रहते थे तस्मानियन लोग, वो भी ट्राइबल्स जैसे लोग थे। और इन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, इन्होंने इन तस्मानियन लोगों को मार मार के हटाना शुरू किया इनकी ज़मीनों से, और वहाँ पे भी अब बसाना शुरू किया यूरोपियंस को। और अमेरिका में तो यूरोपियंस को इस तरीके से बसाया गया था कि वहाँ प्लांटेशन करवाए जाते थे कि आप जाके खेती किसानी करिए। ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपियंस के बसाने की ज़रूरत थी, तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से बसाया गया कि ऑस्ट्रेलिया को यूरोप का प्रिजन बना दिया गया। यानी कि यूरोप में अगर कोई भी आदमी कुछ गड़बड़ करता है, कोई क्राइम करता है, कोई अगर आदमी छोटी सी चोरी भी करता था, तो सज़ा के तौर पे उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके रहिए। तो पूरा का पूरा आइलैंड एक प्रिजन आइलैंड बन गया। और इस तरीके से 1600s के बाद से ये चीज़ शुरू हुई कि यूरोपियंस का आना ऑस्ट्रेलिया में भी शुरू हुआ। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों के दोनों जगहें यूरोपियन डोमिनेटेड होती चली गई, और वहाँ के जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स कम होते चले गए। और इस तरीके से 1600s के बाद एक और चीज़ जो शुरू हुई वो ये कि अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनीज की लड़ाई होनी शुरू हुई। कभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही है, कभी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही। तो ऐसी लड़ाइयाँ आपस में इनकी होती रही, और लड़ाइयाँ जब इनकी होती थी तो पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्से में होती थी। कि अमेरिका में ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज लड़ रही हैं, उसी टाइम पे इंडिया में भी ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज लड़ रही हैं। तो ऐसा होता था। लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन थी इन यूरोपियंस के साथ, कि इन यूरोपियंस ने साइंस और एम्पायर इनको एक साथ जोड़ा। साम्राज्य ताकतवर होता था तो इस चीज़ का फ़ायदा वो साइंस में लगाते थे, और साइंस इनको और पावरफुल बनाती थी, और अच्छे हथियार देती थी, और अच्छी टेक्नोलॉजी देती थी। इस वजह से और ज़्यादा ताकतवर साम्राज्य बना पाते थे। और इन दोनों चीज़ों को वो लोग जोड़ते थे कैपिटलिज्म से, कि अब ये जो चीज़ बनी इसको बेचा कैसे जा सकता है। तो साइंस, साम्राज्य और कैपिटलिज्म, इन तीनों को मिला के इन यूरोपियंस ने खुद को एक फर्स्ट वर्ल्ड के तौर पे उभरना शुरू किया। और ये जो ट्रायंगल बन रहा था, ताकत, रिसोर्सेज और रिसर्च का, ताकत मिल रही है तो रिसोर्स मिल रहे हैं, रिसोर्सेज को रिसर्च में लगाया जा रहा है, और रिसर्च इंप्रूव कर रही है, इससे और ताकत मिल रही है। तो यहाँ पे एक कदम आगे रहते थे यूरोपियंस। इनकी राइफल्स, हथियार इनके बेहतर होते चले गए, इनकी ट्रेन्स इन्होंने बनाई, ट्रेन्स बेहतर होती चली गई। जहाँ बाकी सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह हथियार ले जाने में मुश्किल में पड़े हैं, ट्रेन से ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा कर लेते थे। टेलीग्राम इन्होंने बना लिया, जहाँ एक तरफ चिट्ठियाँ लिख के कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश हो रही है कि पहले हम यहाँ अपनी सेना लाएंगे, आप यहाँ अपनी सेना लाइए। तो जब तक ये इनकी चिट्ठी जा रही तब तक में इनका टेलीग्राम पहुँच गया है, इनकी सेनाएं निकल चुकी हैं। एयरक्राफ्ट्स बनने शुरू हुए, इम्प्रूव होते रहे, अलग अलग तरह के टैंक्स हो गए, चाहे मशीन गन्स हो गई, सबमरीन्स हो गए, चाहे बॉम्ब्स हो गए। इसके बाद कैंड फूड बनाया गया कि आपको कैंस दे दिए गए हैं, अब आप जाइए उन कैंस को लेके कहीं पे भी, चाहे पहाड़ों में, समंदरों में, कभी भी भूख लगे कैन खोलिए, खाना खा लीजिए। अब आपको ये चीज़ ज़रूरत नहीं कि आप इतना सारा सामान अपने साथ टांगे, उसके बाद एक जगह बैठिए, आग जलाइए, खाना पकाइए। तो जितनी आर्मीज थी, उनके जितने भी जो नेगेटिव फ्लॉज थे, या फिर कह लीजिए जितने भी ड्रॉबैक्स थे, उन सारे ड्रॉबैक्स को इन्होंने फुलफिल किया और एक कदम हमेशा आगे रहे। इस वजह से ये हर किसी को हराते चले गए, और यूं ही करते करते पूरी दुनिया इन यूरोपियंस ने जीत ली।